नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 16 जून 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं एडिटोरियल और आइडिया पेज से। देखो, स्टार्टिंग में हम एडिटोरियल पेज के दो आर्टिकल्स डिस्कस करने वाले हैं। पहला है मॉरल हाई कोर्ट, दूसरा है व्हेन जेल इज द रूल। ये दोनों आर्टिकल्स अभी कल के एक वर्डिक्ट से रिलेटेड है जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने 3 इंडिविजुअल्स जिनका नाम है नताशा नरवल, एक का नाम है कलिता देवांगना कलिता, एक आसिफ ताना, इनको बेल ग्रांट की गई है क्योंकि इनको जेल में रखा हुआ था पिछले 1 साल से, जब NTCAA दैट मीन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट में इन्होंने अपना प्रोटेस्ट किया था नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में। दिल्ली राइट्स जो हुए थे, दंगे हुए थे, उनको लेकर के। ठीक है, जानेंगे क्या है पूरा मुद्दा, स्टेटमेंट्स भी जानेंगे कि कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट दिया और कुछ केसेस का भी हमें कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगा कि क्या इनके पीछे और पहले के पुरानी ज्यूरिसडिक्शन रही हुई है या क्या जजमेंट्स रहे हुए हैं कोर्ट्स के। ठीक है, तो दोनों आर्टिकल को कंबाइन करके देखेंगे एक ही टॉपिक के अंडर में। इसके अलावा इस पेज पर और कोई सा आर्टिकल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि इस वाले आर्टिकल की बात करो तो आपको ये खुद को देखना पड़ेगा, बच्चों के लिए है। ठीक है, क्योंकि हमने पहले ही ऑर्फन बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें अभी तक गवर्नमेंट ने कदम उठा लिए गए हैं, उनसे रिलेटेड अब 2-3 आर्टिकल्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो कुछ नया लगा नहीं, तो इसको हम बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे। आप एक बार खुद से देखना चाहो देख लेंगे। ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, ये अभी यूरोप में जो अभी कल परसों का ये फुटबॉल मैच से रिलेटेड है, बिल्कुल काम का नहीं है। इसके अलावा आगे देखें, आइडिया पेज पर हम 2 आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे, एक ये वाला और एक दूसरा ये वाला। इधर तो हम देखने वाले हैं इक्वालिटी इन एवरीवन्स वर्क। इसमें बताया जा रहा है कि कैसे जेंडर इनइक्वालिटी कंटिन्यू बनी हुई है साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर की अगर बात की जाए तो उसको लेकर के बताया हुआ है। दूसरा अगर देखें इधर री लर्निंग असेसमेंट, इसमें यहाँ पर राइटर के द्वारा बताया जा रहा है कि क्या किया जा सकता है कि आज का जो सिस्टम है एजुकेशन का, जिसमें केवल 3 घंटे का फाइनल एग्जाम होता है, उसके बेसिस पे एक बच्चे का करियर फाइनल कर दिया जाता है, तो उसके बजाय एक कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन का मेथड हम कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं। तो अच्छा आर्टिकल है, कुछ इनोवेटिव चीज़ें मिलेंगी, जानेंगे। तो ऐसे करके 3 टॉपिक्स हमारे पास में 4 आर्टिकल्स हैं, देखते हैं डिटेल में। फर्स्ट आर्टिकल है मोरल हाई कोर्ट। देखो, दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी बेल ग्रांट कर दी है नताशा नरवल, देवांगना कलिता और आसिफ तानहा को। बेसिकली इनको पिछले 1 साल से जेल में रखा हुआ था। वजह क्या थी कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो राइट्स हुए थे, जो दंगे हुए थे, और वो भी किसके खिलाफ हो रहे थे, जैसे कि जो NRC का उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मुद्दा हाईलाइट हो रहा था, और रही सही में आप देख सकते हो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को इम्प्लीमेंट करने की बात की जा रही थी। NRC की बात करें तो असम में कहीं ना कहीं ये चीज़ ज़्यादा हाईलाइटेड थी, क्योंकि असम के अलावा असम में इम्प्लीमेंट होने का मतलब ये था कि जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं बांग्लादेश से जो भी आए हैं, उन लोगों को एक तरीके से उनके देश में फिर से भेज देना। ठीक है, और सिमिलरली CAA का प्रोविज़न क्या था कि हमारे नियर बाय 3 कंट्रीज़ जिनकी बात करें, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, बोले यहाँ से माइनॉरिटीज़ का जिनका भी अगर आना हो गया है इंडिया में, माइग्रेट करके अगर वो आ गए हैं, तो उनको सिटीजनशिप अब एक तरीके से देना। तो ये रिलीजन एक पॉइंट यहाँ पर था। ठीक है, कि रिलीजन के बेसिस पे, जिसमें मुस्लिम्स को एक्सक्लूड कर दिया गया था, बाकी सब कम्युनिटी या सब रिलीजन के लोगों को कहीं ना कहीं रिलीजियस बेसिस पे रिजर्वेशन सिटीजनशिप देने की बात कर दी गई थी। तो ऐसे परिस्थिति में क्या हो गया था, लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था, और उसी का रिजल्ट क्या हुआ था, दिल्ली में, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर ये प्रोटेस्ट हुए, विरोध हुए, और ये राइट्स में कन्वर्ट हो गए, कहीं ना कहीं दंगों में परिवर्तित हो गए। ठीक है, तो बेसिकली इनके अगेंस्ट में जो ये चार्जेस लगे थे वो लगे थे अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, UAPA एक्ट के तहत, जिसमें कहीं ना कहीं कोर्ट ने सीधा से ये कहा है कि आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आज की परिस्थितियां अगर देखी जाए ना, तो हाई कोर्ट ने अपनी तरफ से जो स्टेटमेंट दिए हैं उनको अगर हम अंडरस्टैंड करें तो आपको यूं फील होगा कि जितना कुछ भी आज एक्टिविटीज़ एक एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा की जा रही है कंट्रीज़ के अंदर, या पर्टिकुलर इंडिया की बात करें तो बोलो वो कहीं ना कहीं ज़्यादा अपने लिमिट्स को ब्रीच कर चुके हैं। एक तो ये चीज़, दूसरी चीज़ कि एक तरफ तो आप टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए इस एक्ट को यूज़ करते हो, UAPA एक्ट को, और दूसरी तरफ अगर कोई भी प्रोटेस्ट कर रहा है अपने डिमांड्स को पूरी करवाने के लिए, तो उनको भी आप इसी एक्ट के अंदर में ट्रीट करते हो। तो आपको एक डिस्टिंक्शन लाने की ज़रूरत है जो ऑलरेडी है अवेलेबल, पर वो जो लाइन है ना, जिसको हम बोलते हैं जो डिफरेंस क्रिएट करने वाली लाइन है, बोलो वो ब्लर हो गई है। इसी के चलते कहीं ना कहीं हाईकोर्ट ने अभी बेल भी ग्रांट कर दिया इन तीनों इंडिविजुअल्स को। ठीक है,
तो बेसिकली इस लॉ को बार बार ड्रैकोनियन बोला जाता है। वजह क्या है कि लगातार कहीं ना कहीं प्रोटेस्टर्स को क्रिमिनलाइज कर दिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। देखो, एक तरफ तो हम बात करते हैं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए और सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट शुड नॉट बी थ्रेटन्ड इन एनी केस। ये तीन चीजें हमारे लिए प्रिंसिपल होती है, तब जाकर के हम लॉ एंड वो जो भी हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसको हम प्रॉपरली कंटिन्यू कर सकते हैं। बट दूसरी तरफ आप जो ट्रीटमेंट देते हो टेरर एक्टिविटीज़ को, जो कि आप हमारे देश के लिए सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी के लिए कहीं ना कहीं चैलेंज हो सकती है, तो इन दोनों में आप एक बैलेंस बनाने की कोशिश करो कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना क्या होता है और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ क्या होती है। तो पॉइंट यहां पर क्या हो गया कि सोसाइटी के अंदर कोई भी चीज़ अगर चेंज होकर के आती है तो ऐसे में कोई ज़रूरी थोड़े ना है कि सोसाइटी सारी की सारी उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट कर ले। कुछ लोगों को उस वहाँ पर मतलब कुछ प्रॉब्लम हो सकती है नए प्रोविजंस में। तो यहाँ पर डिसेंट जो है ना, जो अपनी एक तरीके से डिसएग्रीमेंट को शो करने का जो एक राइट है, हमारे यहाँ पर आर्टिकल 19 में फंडामेंटल राइट दिया हुआ है जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन गिवन है। तो उसके तहत अगर कोई अपनी नाराज़गी या किसी भी कानून को लेकर के अपनी डिसएग्रीमेंट शो करना चाहे तो आप उसको क्या नेशनल सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी को चैलेंज मान करके उसको जेल में डाल दोगे। तो ये एक चीज़ बोला बहुत गलत है। इसका सोसाइटी एज अ होल अगर देखा जाए तो एक प्रोलॉन्ग्ड साइकोलॉजिकल इफेक्ट इसका देखने को मिल रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो या तो डिसेंट देने से डर रहे हैं या फिर डिसेंट अगर देते हैं तो उसको ऑफेंस कंसिडर करके आईपीसी के अंडर में उनको जेल डाल दिया जाता है। तो हमें जो आईपीसी के तहत जो डेफिनेशंस दी हुई हैं कन्वेंशनल ऑफेंसेस की, कि अभी तक जितने भी तरीके के अपराध किए जाते हैं उनके हिसाब से, तो उसको हमें थोड़ा सा और क्लियर करने की ज़रूरत है। आज अगर इन तीनों इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट में बोलो कोई केस अगर शुरू हुआ था तो वो था एविडेंस बेसिस पे। अब एविडेंस कौन कलेक्ट करके लेके आता है कि भाई सरकारी जो मुलाजिम है जैसे कि ये पुलिस है या फिर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाली एजेंसीज हैं, इनके एविडेंसेस के बेसिस के ऊपर ये सारी प्रोसीडिंग्स होती है। तो बोलो इनको चैलेंज करना बहुत मुश्किल होता है कुछ इंडिविजुअल्स के लिए जो कि वहाँ पर अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए या एक सोसाइटी एज अ होल इंटरेस्ट, पूरी सोसाइटी का इंटरेस्ट को अपहेल्ड करने के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, तो उनको आप जेल में डाल दो। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड है कि राइट टू प्रोटेस्ट आप एक तरफ लो, दूसरी तरफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़, इन दोनों के बीच की लाइन को आप क्लियर करो। ये ब्लर होती चली जा रही है जिसके चलते कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी का लगातार कहीं ना कहीं एक डिक्लाइन देखा जा रहा है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने अपनी तरफ से कहा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कंक्लूजन प्रीवियस जजमेंट्स में निकले हुए हैं, वहां पर अगर हम देखें तो कभी भी कोई भी ऑफेंस को अगर फाइनलाइज करना हो तो आप क्या करते हो कि एक स्पेसिफिक इशू पर बात सुनते हो, पर्टिकुलराइज करते हो उसको कि हाँ पर्टिकुलर मुद्दा क्या है, और फैक्चुअल एलिगेशंस के ऊपर फिर आगे प्रोसीडिंग्स होती है। पर केवल और केवल आप वहां पर चार्जशीट के अंदर कोई स्टेटमेंट लिखे हुए हैं उनके बेसिस के ऊपर ही अगर आप किसी को जेल में डाल दो तो वो चीज़ गलत हो जाती है। कहने का मतलब जब तक क्लैरिटी नहीं आ रही है, आपके पास में स्पेसिफिक इशू का पता नहीं है कि मुद्दा क्या है, आप पर्टिकुलर पॉइंट्स को नहीं पिक कर पा रहे हो और फैक्ट्स के ऊपर आप एनालिसिस नहीं कर पा रहे हो, केवल और केवल आपके पास में है एविडेंस के नाम पे, तो वो क्या है, पुलिस के द्वारा बनाई हुई चार्जशीट। तो चार्जशीट के बेसिस पे क्या आप केवल और केवल किसी इंडिविजुअल को जेल में डाल दोगे? देखो संजय दत्त केस के अंदर ये चीज़ बिल्कुल आई थी। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने अपनी तरफ से कहा था कि आप अगर कुछ भी कर रहे हो तो कानून को अप्लाई करने से पहले आपको उस कानून के बारे में अच्छे से नॉलेज लेनी जरूरी है। ठीक है, उस पर्टिकुलर लॉ के अंदर, उस पर्टिकुलर स्टैट्यूट में उसकी लैंग्वेज क्या है उसको समझने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि आप उस कानून को स्ट्रेच करते चले जा रहे हो, और स्ट्रेचिंग जब करोगे तो देखो कभी भी कोई भी अगर लीगल डॉक्यूमेंट होता है ना तो उसमें एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में एक कानून को आप स्ट्रेच करते चले जाओगे और दूसरे इंसिडेंट्स हैं उनको भी उसी कानून के तहत लेना शुरू कर दोगे, तो एक कानून के तहत आप पता नहीं कितनों को एक तरीके से एक ऑफेंडर कंसिडर करना शुरू कर दोगे। तो यहां पर एक क्लियर डिमार्केशन होना चाहिए। इसके अलावा अनीता ठाकुर केस है 2016 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू प्रोटेस्ट जो है वो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के तहत, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। तो कहने का मतलब यही है कि आपको डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा
कि क्या तो आप टेररिस्ट एक्टिविटी कंसिडर करते हो और कहां पर एक लेजिटिमेट डिसेंट दिया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा कि हम ये जो नया कानून आया है उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो इसको लेकर के एक क्लैरिटी आनी ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट की बात करें या हाई कोर्ट की तरफ से अगर देखा जाए तो इन्होंने देखो राइट टू प्रोटेस्ट को अपहेल्ड तो किया है ही, पर सुप्रीम कोर्ट ने देखो राइट टू प्रोटेस्ट को अपहेल्ड कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन बेसिस पे। हाई कोर्ट ने इसको और ज़्यादा अपर लेवल तक ले जाने में समझदारी समझी, वो ये कि स्टेट दैट मीन्स एक राज्य को कोशिश ये करनी चाहिए कि राइट टू असेंबली ऑफ सिटीजन जो है वो कहीं ना कहीं आप बिल्कुल सेपरेट नहीं कर सकते हो सिटीजन्स का, ये फंडामेंटल राइट ही है। ये भी आर्टिकल 19 के क्लॉजेस में गिवन है, राइट टू असेंबली। तो ऐसे में एसेंस क्या निकल के आ रही है कि हाई कोर्ट ने अपनी तरफ से फंडामेंटल्स को असर्ट किया है हेल्थ ऑफ एनी सेल्फ रिस्पेक्टिंग डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि आज हम खुद को एक डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करते हैं, जैसे कि कल परसों के स्टेटमेंट की बात करें कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने G7 समिट के टाइम पे जब गेस्ट की तरह वो पार्टिसिपेट कर रहे थे वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के थ्रू, तो उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिए थे, ओपन सोसाइटीज। तो ओपन सोसाइटी का मतलब हो गया कि डेमोक्रेसीज के लिए आप काम करना चाह रहे हो, तो वहां पर आपको फंडामेंटल्स को ध्यान में रखने की जरूरत है। आप अगर इसी तरीके से क्रूअल एक्शन लेते गए वो भी डेलिबरेटली, तो वो तो कहीं ना कहीं आप हमारी डेमोक्रेसी को और ज़्यादा वीक कर देगा, कहीं ना कहीं पीनल प्रोविजंस को और ज़्यादा रिड्यूस कर देगा। वेंटन का मतलब होता है एक तरीके से आप क्रूअल एक्टिविटीज करते हो डेलिबरेटली, ठीक है, और ट्राइवियल ये हो रहा ना, ट्राइवियलाइज दैट मीन्स हो गया कि आप इस कुछ चीज़ों को डिक्लाइन कर रहे हो उनकी इंपॉर्टेंस में। तो अगर इसी तरीके से ये कानूनों का यूज़ होता रहा तो कानूनों की इंपॉर्टेंस खत्म होती चली जाएगी। तो कोर्ट्स को देखो अपने हिसाब से सोच समझ के काम करना चाहिए, क्योंकि लोअर कोर्ट भी अगर अपने लेवल पे काम करता है तो उनको भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को ध्यान में रख के काम करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि वहाँ पर माहौल कैसा बना हुआ है उसके हिसाब से वो केस के ऊपर सुनवाई कर रहे हैं। तो हाई कोर्ट ने ये चीज़ें भी कही है। देखो एक हम कहें ना कि हाँ वाकई में एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन आना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी इंडिविजुअल्स के पास में होनी चाहिए। या आज हमारे देश की बात करें, आज हमारा देश किस चीज़ पर स्टैंड करता है जी, आज हम फ्रीडम इंडिपेंडेंट इंडिया में अगर कहीं पर रह रहे हैं तो इंडिपेंडेंस से पहले का जो माहौल था उसमें हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने डिसेंट ही दी थी, उन्होंने नाराज़गी ही जाहिर की थी। तो क्या हम कॉलोनियल पीरियड में जी रहे हैं? बिल्कुल नहीं। तो ऐसे में अगर कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स, ट्राइब का मतलब हो गया ग्रुप होता है, ठीक है, एक्सक्लूसिव ग्रुप, तो ट्राइब ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स अगर आकर के वो अपनी डिमांड को मनवाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं या फिर कोई ऐसे कानून के खिलाफ वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो उनके लिए ज़ाया नहीं है या फिर वो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो ऐसी परिस्थितियों में आप उनके खिलाफ में इस तरीके से उनको ऑफेंडर कंसिडर नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने जो कुछ भी किया है वो डेमोक्रेसी के लिए एक अच्छा दिन है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल भी सेम टॉपिक पे ही है, व्हेन जेल इज द रूल। ये आर्टिकल लिखा गया है प्रतीक्षा बख्शी जी के द्वारा। ये देखो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, ये देख सकते हो, सोशोलॉजिस्ट हैं, ऑथर ऑफ पब्लिक सीक्रेट ऑफ लॉ रेप ट्रायल्स इन इंडिया। बेसिकली क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ऊपर ये आर्टिकल्स लिखते रहते हैं। तो 15 जून का जो वर्डिक्ट है वो हमने देख ही लिया है। तो बेसिकली इनको अरेस्ट किस प्रोविज़न के तहत किया गया था इन तीनों इंडिविजुअल्स को, तो वो था, देखो मुद्दा तो क्या था हमें पता है कि एंटी-CAA प्रोटेस्ट चल रहा था, ठीक है। तो वहाँ पर फिर अप्लाई कर दिया गया अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967, जिसका सेक्शन है 43D क्लॉज 5, ठीक है, इसके तहत इनको जेल में डाल दिया गया था। फिर उसके बाद में इसमें आर्टिकल में वही चीज़ें बताई जा रही हैं जो चीज़ें हमने ऑलरेडी देख लिया, कुछ एडिशनल जो डिफरेंट चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं इस आर्टिकल में पिक करके। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये आ रही है कि अगर इंडियन प्रिजन्स की बात करें, हमारी जेलों की अगर बात करें, तो ज़्यादातर पॉपुलेशन कौन है? अंडर ट्रायल्स। तो ये चीज़ तो हमने देखो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में कितना ही देख लिया कि इंडिया में बहुत सारी मतलब मैक्सिमम जेल्स जो हैं वो ओवर ऑक्यूपाइड हैं, ओवर ऑक्यूपेंसी चल रही है कि जहां पर 100 जनों को जेल में रखने की व्यवस्था है वहां पर आपको 114, 132 जने तक वहां पर मिलेंगे। तो वो ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है जेलों के अंदर वो कौन है? अंडर ट्रायल्स। दैट मीन्स केवल और केवल अक्यूज्ड हैं, जिनके ऊपर केवल आरोप लगे हैं, अभी तक भी कन्विक्शन नहीं हो पाया है। इसका मतलब
क्या हो गया कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है दैट इज कि आप उनको एडजुडिकेट करो, उनके बारे में आप जजमेंट दो, वो एक होल्ड पे जाता है। अब एडजुडिकेट करने के अंदर आपको दिमाग में यह आ गया होगा कि केवल और केवल कोर्ट्स हैं वो डिले कर रही हैं। इसके अंदर पुलिस का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो एविडेंस गैदर करने में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करती है। तो ऐसे में आज के टाइम पे हम कहीं ना कहीं आज थर्ड डिग्री टॉर्चर दिया जाता है। आपने सुना होगा कि जिसमें एक इंडिविजुअल को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है अगर कोई हीनियस क्राइम है। उसकी बजाय अगर एविडेंसेस प्रॉपर्ली कलेक्ट कर लिए जाए, जैसे कि आपने हॉलीवुड मूवीज़ में देखा होगा कि किस तरीके से वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन होता है, एक इंडिविजुअल को इतनी ज़्यादा प्रताड़ना नहीं दी जाती, इतना ज़्यादा टॉर्चर नहीं किया जाता है, बजाय उसके कि एविडेंसेस कलेक्ट किए जाते हैं, फिर उसके बाद में वहाँ पर वो अक्यूज का कन्विक्शन होता है। अब कन्विक्शन हो जाता है तो ठीक है, फिर तो जेल में भी डालो, फिर तो आप करेक्शन के काम भी करो। जेल्स आर फॉर व्हाट? जेल्स किसके लिए हैं? सिंपल तरीका होता है कि जेल में रिफॉर्मेशन लेकर के आने होते हैं कि जो लोग गलत रास्ते पे चल पड़े हैं उनकी जिंदगी में चेंजेस आ जाएं, उनके बिहेवियर को चेंज किया जाए। तो जेलों में अगर आप ज़्यादातर अंडर ट्रायल्स को ही डालोगे तो फिर उसमें तो जो लोग इनोसेंट हैं, जिनके ऊपर एक कॉन्स्पिरेसी चला दी गई है, जिनके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा गया है, तो उन लोगों की तो कहीं ना कहीं आप लोग एक उतना उनका जो टाइम है, उनकी जो प्रोडक्टिविटी है, उसको तो आपने कहीं ना कहीं सप्रेस कर दिया ना। ये तो चीज़ कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे हमारे लीडर्स ने बहुत ज़्यादा इस चीज़ का तो सामना किया था। तो ये चीज़ करेक्ट होनी ज़रूरी है, क्योंकि अंडर ट्रायल्स को अगर आप जेल में डाल के रखोगे तो ये चीज़ तो कहीं ना कहीं वही ड्रैकोनियन लॉज की बात आ गई, वही बात आ गई कि जो जिस तरीके से कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे मिसयूज़ हुआ करता था लॉज का। देखो सेडिशन चार्जेस का भी हमने बार बार देखा है, सेक्शन 124A ऑफ IPC, ठीक है, इसको भी अभी हटाने की बात की जा रही है। बहुत ज़्यादा डिमांड होती रहती है बार बार। इसमें लॉ कमीशन की खुद की जो रिकमेंडेशन है उसमें भी ये बात कह दी है कि इस एक्ट को हटाओ। वो बात ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनली अपहेल्ड किया हुआ है इसको केदारनाथ केस में, पर फिर भी ये तो कहा ही जाता है ना कि जुडिशियसली यूज़ करो। आप इस तरीके से हर एक मुद्दे के ऊपर एकदम बिल्कुल आड़े हाथ नहीं ले सकते हो। कहने का मतलब डिग्री ऑफ एक्टिविटी, ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, उसके हिसाब से देख करके फैक्ट्स के ऊपर काम करो। ये एक ऑब्जेक्टिव मैनर में काम होना चाहिए। सब्जेक्टिव मैनर में ज़्यादा जाने की ज़रूरत पड़ जाए तो फिर वही बात है, लॉज को आप मिसयूज़ करना शुरू कर दोगे, और वो फिर इसका मतलब क्या हो गया, ऑटोमेटिकली लॉज की जो इंपॉर्टेंस है वो भी डिक्लाइन करनी शुरू हो जाती है। फिर राइटर आगे यहाँ पे बताना चाह रही हैं कि जो अभी तक देखा जाए, अगर कहीं पर भी लोगों को अगर अंडर ट्रायल्स को जेल में डाल करके रखा जाता है तो उसके पीछे बोला है हिस्टोरिकली, सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ये तीन इंटरेस्ट ज़्यादा आते हैं वहाँ पर कि सोसाइटी में किस तरीके का नैरेटिव आप देना चाहते हो। इकोनॉमिकली अगर आप किसी को सप्रेस करना चाहते हो तो वो भी एक पॉइंट है, और पॉलिटिकल इंटरेस्ट किस में है कि हाँ जी वोट बैंक किधर से ज़्यादा आ रहा है, उसको ध्यान में रख करके अगर आप क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को यूज़ करोगे या काम में लोगे तो वो तो चीज़ कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के लिए घातक साबित हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पर एक केस है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज KA नजीब 2021, ठीक है। इस केस के तहत सीधा सा कहा गया है कि स्पीडी ट्रायल्स जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वही बात है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, वो वाली बात यहां पर आप अप्लाई करो। तो ऐसे में कानून को ये कहा जाता है, मतलब जब भी कोई बात होती है कि बोले कानून जो है उसका ड्यू कोर्स पे काम होना चाहिए। दैट मीन्स कि जितना उसकी, वही बात है कि अगर किसी एक इंडिविजुअल को आप एडजुडिकेट कर रहे हो या फिर उसके खिलाफ में सुनवाई हो रही है, सारी बातें चल रही हैं, तो ऐसे में कानून की पूरी प्रक्रिया को आप ध्यान में रख करके फिर काम में, फिर आगे प्रोसीडिंग्स बढ़ाओ। तो ऐसी परिस्थितियों में कई बार क्या हो जाता है कि जो बेल आपको 10 से 15 दिन के अंदर ग्रांट कर देनी हो, वो बेल कहीं ना कहीं 1 साल के बाद में मिले, तो उस इंडिविजुअल का कितना टाइम आपने खराब कर दिया, कितनी प्रोडक्टिविटी उस इंडिविजुअल की लूज हो गई। तो ऐसे में स्पीडी ट्रायल्स होनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो एक्चुअल में ड्यू कोर्स का जो वाकई में एक सिग्निफिकेंट पॉइंट बनता है ना कि हाँ जी कानून को सही तरीके से काम में लेना चाहिए, तो वो मुद्दा, वो पॉइंट जो है वो स्पॉइल हो जाता है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने UAPA का सेक्शन 43 क्लॉज डी, सेक्शन 43D क्लॉज 5, जिसके तहत इनको अरेस्ट किया गया था, इसको बिल्कुल चैलेंज किया है कि आप टेरर सस्पेक्ट्स के लिए आप ये सेक्शन यूज किया करते हो कि कोई भी अगर टेररिस्ट एक्टिविटीज को प्रमोट कर रहा है तो उस इंडिविजुअल को या फिर उस ग्रुप को आप
उसके खिलाफ में प्रोसीडिंग्स बढ़ाओगे। पर अगर आप इसको किसी इंडिविजुअल जो कि कहीं ना कहीं अपनी खुद की डिमांड्स को पूरी करने के लिए केवल प्रोटेस्ट कर रहा है, तो उसको अगर आप जेल में डाल दोगे और फिर उसको स्पीडी ट्रायल्स भी नहीं मिलती है, मतलब जल्दी से उसके केस की सुनवाई भी नहीं होती है, तो ऐसे में तो देखो परिस्थितियां और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती चली जाती हैं और टाइम जो है वो और ज़्यादा बीतता चला जाता है और उस इंडिविजुअल का जो प्रोडक्टिव टाइम है जिसको वो यूज़ कर सकता था वो ख़त्म होता चला जाता है। तो देखो एक तो ये चीज़, इसके अलावा आप देखो कि जो पनिशमेंट दी जाती है वो भी किस तरीके से आप जेलों में डाल करके रखते हो। अब ये लड़कियां थी है ना, तो वहां पर क्या फैसिलिटी थी, बहुत बुरा हाल चल रहा है आज। कोविड-19 की बीमारी नंबर 1, फिर ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन, तो ऐसे में आप देखो कि परिस्थितियां और बिगड़ती चली जाती है और जेलों के हाल हमें पता ही है कि सही से सही टाइम पे खाना पानी या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट मेडिसिन ये कुछ भी प्रॉपरली अवेलेबल नहीं होता है। जैसे कि अब यहाँ पर नताशा नरवल और देवांगना कलिता की बात की जाए तो ये दो इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जो कि सोशली एक्टिव रहते हैं ना, तो इन्होंने अपनी जेलों में जो राइटिंग्स लिखी हैं उनका असर बहुत बड़ा है, मतलब सिविल लिबर्टीज़ के लिए ये कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ उठाती रहती हैं। तो ऐसे में जिस तरीके से इनको जेल में डाला गया तो वहाँ पर पेट्रियार्कल इनह्यूमन एक्टिविटी इनह्यूमन बिहेवियर का इन्होंने सामना किया। दैट मीन्स कि वहाँ पर जेंडर डिस्पैरिटी, यहाँ पर देखो आप कि लड़कियों को जेल में रहने में कितना परेशानी हो रही थी। इसके अलावा कि वो सिविल लिबर्टीज़ को के लिए काम कर रही हैं कि लोगों को स्वतंत्रता मिले और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को इंश्योर करने की बात करती हैं, तो भी उनको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। मतलब जेलों के अंदर भी आप जेंडर गैप देखो, जेंडर डिस्पैरिटी देखो, ठीक है। इसी तरीके से आज अगर जेलों की बात करें तो भरी पड़ी हैं सारी की सारी, हमने देख ही लिया। इसके अलावा अरेस्ट किसका होता है, अरेस्ट होता है वीकर सेक्शन का, मार्जिनलाइज सेक्शन का। यहाँ पर राइटर बोल रही हैं कि ज़्यादातर जो टॉर्चर जो झेलना पड़ रहा है ना कस्टोडियल इश्यूज़ को देखिए, अभी कल परसों का एक मुद्दा है जहाँ पर कस्टोडियल डेथ हुई थी यहाँ पर हरियाणा के अंदर, ठीक है। तो ऐसे में कस्टोडियल डेथ की अगर बात करो जहाँ पर इंडिविजुअल है वो अंडर ट्रायल है, फिर भी उसके बावजूद उसको टॉर्चर किया जाता है और उसकी डेथ हो जाती है, तो वो ज़्यादातर आपको मार्जिनलाइज सेक्शन से ही मिलेंगे, चाहे वो आदिवासी हो, दलित हो, मुस्लिम्स हो, वुमेन हो, या फिर कोई भी ह्यूमन राइट डिसेंटर हो कि हाँ जी हमारे मानवीय अधिकार हमें चाहिए। उनके खिलाफ अगर कोई भी कानून बनता है और उस कानून के खिलाफ अगर वो आवाज़ उठाते हैं तो उनको जेल में डाल दिया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि सिटीजनशिप को हमें रिडिफाइन करने की ज़रूरत है। पॉलिटिकल सिटीजनशिप के बेसिस बजाय हमें इंडिविजुअल लिबर्टी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। पॉइंट क्या है देखो कि अगर हमें पॉलिटिकल इश्यूज़ पर एक अपनी बात रखने का पूरा राइट मिल जाएगा तो फिर बाद में ये इश्यूज़ ख़त्म हो जाते हैं। तो बात क्या आती है कि पीनल पॉलिसी जो है इसको चेंज होने की ज़रूरत है। जेल जो है वो एक्सेप्शन के तौर पे होनी चाहिए, ना कि परमानेंट। ऐसा नहीं कि आप हर केस के अंदर उठाओ और जेल में डाल दो। जेल और केवल एक्सेप्शन होता है कि जहां पर एक इंडिविजुअल बिल्कुल ग्रेव सिचुएशन में पहुंच गया, उसको एक रिफॉर्मेशन की ज़रूरत है, उसको आप जेल में डालो, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पर है, जेलों को भरने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो वही चीज़ है वहाँ पर भी फिर बाद में वही चीज़ करते रहोगे। इधर तो कोर्ट्स के अंदर केस की मतलब केसों के जत्थे पड़े हैं बहुत सारे, दूसरी तरफ प्लेथोरा ऑफ केसेस आर ड्यू, ठीक है। दूसरी तरफ आप देखोगे तो जो इंडिविजुअल्स हैं उनका टाइम खराब कर रहे हो, उनकी एनर्जी खराब कर रहे हो, और तीसरा कानून की इज्जत होनी बंद हो जाएगी क्योंकि अगर कानून को रेकलेसनेसली यूज़ किया जाता है तो, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है इक्वालिटी इज एवरीवन्स वर्क। आर्टिकल को लिखा है यहाँ पर प्राज्वल शास्त्री के द्वारा। ये आईआईटी बॉम्बे से एसोसिएटेड है, वैसे तो बेंगलोर से बिलोंग करती हैं। ये देखो राइटर इज एस्ट्रोफिजिसिस्ट फ्रॉम बेंगलुरु एंड एलम ऑफ आईआईटी बॉम्बे। दैट मीन्स यहाँ से पास आउट आईआईटी बॉम्बे से, और ये व्यूज़ इनके पर्सनल हैं। तो बेसिकली इनका कहना यह है कि 2020 का जब साइंस डे आया था तो उस टाइम पर वुमेन साइंटिस्ट के लिए डेडिकेटेड वे के अंदर काम करना शुरू हुआ था, और वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर स्मृति ईरानी जी ने ये कहा था कि 11 वुमेन साइंटिस्ट को है वो नेशनल चेयर मतलब प्रोफेसरशिप में उनको प्रोमोट किया जाएगा। कहने का मतलब एक डिपार्टमेंट लेवल की बात करो या एक इंडिविजुअल सेक्शन की बात करो, उस सेक्शन में उनको चेहरा बनाया जाएगा। चेयर का मतलब ये है फेस, लीडर बनाया जाएगा। इसी तरीके से एक इंडिविजुअल जो कि डोनर एलम है
यहीं आईआईटी बॉम्बे के ही अमित दीक्षित, बोलो उन्होंने भी इसी चीज़ पर काम करने के लिए कहा कि कैसे भी करके हमें वर्क फोर्स में विमेन पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करना है। और वो विमेन पार्टिसिपेशन जो होगा उसको इंक्रीज करने का पर्पज इतना ही नहीं होगा कि बेटर बिजनेस चले, जी नहीं, इसका मतलब ये होगा कि आप वेल इंटेंशन मैनर में आगे बढ़ना चाहते हो, साथ में जो लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर जो चलता है, जहां पर जेंडर डिस्पैरिटी लगातार बन रही है, उसको हमें करेक्ट करने की जरूरत है। मतलब जेंडर के बेस के ऊपर जो भी भेदभाव का सामना करना पड़ता है उसको करेक्ट करने की ज़रूरत है। पर आज भी अगर देखें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऐसा फील्ड है जहां पर अभी भी ये जो जेंडर डिस्पैरिटी वाला मुद्दा है इसका असर साफ साफ देखने को मिलता है। वैसे तो हमने कल परसों एक आर्टिकल देखा भी था जिसमें कि बीकॉम के अंदर अब 100 लड़कों के कंपैरिजन में 100 लड़कियों का एडमिशन होने लग गया है, पर फिर भी अभी इंजीनियरिंग और लॉ ऐसे के कोर्सेज हैं जहां पर अभी भी लड़कियों की परसेंटेज जो है वो कंपैरेटिवली बॉयज़ कम है। दूसरी तरफ आप देखो कि पीएचडी की बात की जाए, पीएचडी कोर्सेज जो होते हैं या फिर इंडियन हायर एजुकेशन की बात की जाए तो वहाँ पर हमें फिजिक्स, इंजीनियरिंग और अगर इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स की अगर बात करें तो वहाँ पर जेंडर गैप जो है वो और ज़्यादा वाइडन होता चला जा रहा है। इसी के चलते आप दूसरी तरफ देखोगे कि आईआईटी बॉम्बे के मतलब एलुमिनाई हैं, पास आउट है वहाँ से, तो वहाँ का केस स्टडी बता रहे हैं कि आईआईटी बॉम्बे की अगर मैं बात करूँ तो 680 फैकल्टी है, ठीक है, और ज़्यादातर फैकल्टीज इंजीनियरिंग साइंस में मतलब एम्प्लॉयड है। अब वहाँ पर देखो कि वहाँ पर 60 सीट्स ऐसी है, 60 ऐसे इंपॉर्टेंट प्रेस्टिजियस पोस्ट हैं जिनमें से केवल और केवल 14% जो है वो केवल वुमेन है। कि इसका मतलब क्या हो गया, लगभग 9% के लगभग वुमेन के हाथ में कुछ ढंग का है। पॉइंट यहाँ पर आ रहा है कि आईआईटीज में ही अगर वुमेन रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं है तो फिर ये एक तरीके की रोल मॉडल का काम करती हैं, ठीक है, एक तरीके से इनको आइकॉन के तौर पे देखा जाता है इन इंस्टीट्यूशंस को। अगर यहाँ पर ही वुमेन ये जो जेंडर डिस्पैरिटी कंटिन्यू बनी रहेगी तो इसका असर हमें फिर बाद में परकोलेट होता हुआ दूसरे इंस्टीट्यूशंस में भी देखने को मिलता है। फिर आगे बात आ जाती है कि जेंडर डिस्पैरिटी के पीछे वजह क्या है, तो बोले इसमें फैमिलियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि घर पे जो जिम्मेदारी आ जाती है एक औरत के ऊपर, तो बोले उसके चलते वो अपने काम को एक प्रोफेशनल लाइफ के अंदर फुल एनर्जी के साथ में, फुल मेरिट के साथ में नहीं कर पाती है। पर राइटर इसको काउंटर कर रही है कि केवल इकलौता ये ही कोई एक कारण नहीं होता, इसके पीछे और भी बहुत सारे कारण हैं जिनको लेकर के हमें काम करने की ज़रूरत है। देखो, फैमिलियल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एक पॉइंट है ही, पर उसके अलावा और जो मुद्दे हैं उन पर भी हम अगर नज़र डालें तो वो कुछ ऐसे हैं जिसमें फर्स्ट राइटर ये बताना चाह रही हैं कि जो सिस्टमिक जेंडराइजेशन है इसका पॉइंट यहाँ पर ही आ जाता है कि एक तो मैन काउंटर पार्ट जो है वो वुमेन को इस तरीके से मानता है कि वो केवल और केवल प्राइमरी केयर गिवर्स हैं जो कि घर पे अपने बच्चों को पालने का काम करे। तो इससे क्या हो जाता है, उनका करियर कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू होता है, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज से उनको दूर रख दिया जाता है। इसके अलावा जो पेरेंटल और लाइफ पार्टनर स्टेटस की अगर बात करें तो जहाँ पर भी वुमेन साइंटिस्ट के पति, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अगर किसी भी लेडी का स्पाउस मतलब हस्बैंड जो है वो ऑलरेडी उस इंस्टीट्यूशन में एक फैकल्टी के तौर पे काम कर रहा है तो वहाँ पर उसकी वाइफ को जॉब नहीं दी जाती है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि सिस्टम में भी जेंडर इशू काम कर रहा है। मतलब आप देखो कि अगर हस्बैंड वहाँ पर पोस्टेड है एज ए फैकल्टी तो वहाँ पर ऑलरेडी फैकल्टी है, तो ऐसे में उस वुमेन को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में काम करने की। तो कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर इंस्टीट्यूशन में जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, अपॉइंटमेंट प्रोसेस है, या फिर वहाँ पर जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वहाँ पर भी आपको जेंडर सेंसिटाइज नहीं दिख रहा है। दैट मीन्स हमें वहाँ पर भी इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। इसके अलावा जेंडर बेस्ड हैरेसमेंट होना ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर के जो फीमेल काउंटर पार्ट है उनको सेफ्टी फील नहीं होती, और सेफ्टी फील नहीं होती तो वो जल्दी से जाती नहीं है। तो ऐसे में आपको 2 से 3 रीजंस ऐसे मिल गए हैं जिसके चलते वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन प्रोफेशनल लाइफ, प्रोफेशनल एरियाज़ के अंदर उनका रिप्रेजेंटेशन धीरे धीरे डाउन होता चला जाता है। और अगर डेटा की बात करें तो जो एजुकेटेड जितनी भी हमारे यहाँ पर महिलाएं हैं उनमें से केवल 11% ही ऐसी महिलाएं हैं जो कि जॉब कर रही हैं। आप ये देखो कि और अर्बन एरियाज़ में जहाँ पर सबसे ज़्यादा एजुकेशन लेवल मिलेगा आपको अगर लड़कियों की बात की जाए, उसके बावजूद भी इनको यहाँ पर जॉब में पार्टिसिपेशन आप देखोगे तो बहुत कम है। इसके अलावा अगर देखें तो सिस्टमेटिक बैरियर्स को हमें देखो डिसॉल्व करने की ज़रूरत है।
इक्विटी को हमें प्रमोट करने की ज़रूरत है, ठीक है। हायर लर्निंग्स की अगर बात करें तो वहाँ पर हमें अपॉर्चुनिटी एकदम एक होना चाहिए कि मेरिट बेस पे होना चाहिए, ना कि आप जेंडर स्टीरियोटाइप पे काम कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसे में राइटर जो है कुछ सजेशन भी देना चाह रही हैं, जिनमें फर्स्ट तो ये है कि आप डाइवर्सिटी को एक इंपेरेटिव के तौर पे मानो, ठीक है। इससे क्या होगा कि केवल बिजनेस को करेक्ट करने के लिए नहीं, वही बात शुरू वाली बात, केवल बिजनेस को करेक्ट करने के लिए नहीं, आप एक अधिकार की बात देखो, आप एक न्यायपूर्ण कार्य करने की बात देखो। तो ऐसे में डाइवर्सिटी को एक इंपेरेटिव मान के चलो। कहने का मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है डाइवर्स सोसाइटी का होना, जिसमें जेंडर डिस्पैरिटी ना हो, एक इक्विटी मेंटेन्ड हो। दूसरा सजेशन यहां पे दिया जा रहा है, ये थोड़ा सा साइकोलॉजिकल चेंजेस आप ये मान के चलो, साइकोलॉजी में चेंज होगी, सोसाइटी में चेंजेस आएंगे, सोसाइटी में चेंजेस आएंगे, इंस्टीट्यूशन में चेंज आएंगे, तो ऑटोमेटिकली जेंडर डिस्पैरिटी रिड्यूस होती चली जाएगी। दूसरा पॉइंट यहां पर बोल रही हैं कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को एक्नॉलेज करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। वही बात आ गई कि जब तक आपको आपकी कमजोरी नहीं पता है तो आप कैसे उसको करेक्ट करोगे। तो यही चीज यहां पर है कि आप एक्नॉलेज करो कि वाकई में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, और वो भी अनकॉन्शियसली। कहने का मतलब एक बिहेवियरल पॉइंट आ गया कि हाँ जी ऐसा तो होता ही है, इसमें क्या करना है, ये तो नॉर्मली बात है। वो चीज हमें चेंज करने की जरूरत है। वुमेन को कहीं ना कहीं आप अपॉर्चुनिटी दो, जेंडर सेंसिटाइज करो इंस्टीट्यूशन को, सभी फैकल्टीज को, इवन मैनेजमेंट को, जिससे क्या हो जाएगा कि ऑटोमेटिकली एक एक्सेप्टेंस क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। और उससे एक डाइवर्सिफाइड मैनर में आप अपने एनवायरनमेंट को क्रिएट करने में सफल हो पाओगे, चाहे वो हायरिंग से रिलेटेड हो, चाहे असेसमेंट से रिलेटेड हो, या फिर कोई भी कॉन्फ्रेंस प्लान भी हो रही है ना, कोई कमेटी भी हो रही है, कमेटी के अंदर भी वुमेन रिप्रेजेंटेशन अच्छे से करो। तो इस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को एक्नॉलेज करना। तीसरा पॉइंट यहां पर बोल रही है कि जो सोशल साइंटिस्ट हैं उनको इन्वॉल्व करो। होता क्या है कि जेंडर गैप की अगर बात की जाए तो ये मुद्दा कहीं ना कहीं सोसाइटी में ज्यादा हाईलाइटेड रहता है। हम भी पढ़ते हैं, पेपर 1 में पढ़ते हैं ना इसके बारे में। पेपर 1 के साथ में जब इंटीग्रेशन की बात आती है तो हम यहां पर यूपीएससी में तो बहुत कुछ चीजें ऐसी देखते हैं जो इंटीग्रेट करती है। पेपर 2 में भी रेलेवेंस आती है, वुमेन एम्पावरमेंट की, मार्जिनलाइज सेक्शन की वेलफेयर के लिए बात करते हैं। पेपर 3 में भी अगर बात करें तो वहां पर भी गवर्नमेंट की स्कीम्स की इनकी बात करते हैं, या फिर एग्रीकल्चर की बात भी करें तो वहां पर वुमेन फार्मर्स का कितना रिप्रेजेंटेशन है। और फिर पेपर 4 की अगर बात करें तो वहां पर भी हम कहीं ना कहीं एथिक्स में देखते हैं कि जेंडर डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए। तो कहने का मतलब एक जो हॉलिस्टिक अप्रोच आप तैयार कर पाते हो तैयारी के टाइम पे, वो अप्रोच इन इंस्टीट्यूशंस में देखने को नहीं मिलती। तो पॉइंट यहां पर राइटर इसी चीज को पिक कर रही है कि सोशल साइंटिस्ट जो हैं, सोसाइटी में जो एक्टिव लोग हैं, उन लोगों का पार्टिसिपेशन भी इंस्टीट्यूशंस में होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि वो सोसाइटी के बिहेवियर को समझ करके इंस्टीट्यूशंस में चेंज लाने की कोशिश करेंगे, फीडबैक प्रोवाइड करेंगे टाइम पे। चौथा पॉइंट राइटर यहां पे बताना चाह रही हैं कि हमें इस डिस्पैरिटी को एड्रेस करने के लिए एक जने की जिम्मेदारी नहीं है, ये हर एक जने की जिम्मेदारी है, एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सबको साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। या फिर आप केवल एक्सक्लूसिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी वुमेन को दे दो कि हाँ जी औरतें ही काम करेंगी औरतों की वेलफेयर के लिए, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। चाहे छोटे से छोटे काम को लेकर के बड़े से बड़े काम की बात करो, तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक वुमेन उठाती है उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी में हाथ बटाना चाहिए एक मैन को भी, और साथ में मिलकर काम करना चाहिए। तो वो ऑटोमेटिकली उसका असर आपको इंस्टीट्यूशंस में भी देखने को मिल जाएगा। तो ये 4 सजेशंस हैं जिसके बेसिस पे हम जेंडर डिस्पैरिटीज को करेक्ट कर सकते हैं इन हायर इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है। करंट फैकल्टीज की अगर बात फिर वही आईआईटी में वापस आ जाती हैं कि सिस्टमिक जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है उस पर एक ग्लोबल डिबेट भी चल पड़ी है और उस पर काम भी करना चाहिए। और ऐसे में जो वॉलंटरीली जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या वॉलंटरी ग्रुप्स हैं, उनको और ज़्यादा एम्पावर करने की ज़रूरत है। जेंडर डिस्पैरिटी जो है वो फ्लॉड मेरिटोक्रेसी, दैट मीन्स आप गलत तरीके से जज करते हो, या फिर आप देखो तो हर एक इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको करेक्ट करो, ठीक है। चाहे वो वुमेन को एक चेयरमैन के तौर पे आप प्रोजेक्ट करो, या फिर कहीं पर भी सोसाइटी में एक इक्वलिटी वाला बिहेवियर होना चाहिए, वो हो। तो ऐसे में आप देखो एजुकेशन की बात भी आ गई यहाँ पर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात भी हमने कर ली, और वुमेन एम्पावरमेंट की बात भी कर ली, जेंडर जस्टिस की बात भी हमने कर ली इस आर्टिकल के थ्रू। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है री लर्निंग असेसमेंट। आर्टिकल को लिखा गया है अमिता मुल्ला वत्तल के द्वारा। ये देखो बेसिकली प्रिंसिपल है, दिल्ली में सीबीएसई एफिलिएटेड एक स्कूल है स्प्रिंगडेल्स,
इनके द्वारा आर्टिकल्स आते रहते हैं बहुत सारे। तो इन्होंने ये बताया कि अभी जो परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं कि 12th क्लास की एग्जाम्स को कैंसिल होने के बाद में सबसे बड़ी चिंता की बात ये थी कि भाई कैसे हमारे बच्चों को आप हायर एजुकेशन के लिए प्रमोट करने वाले हो। तो ये स्टूडेंट्स के लिए भी एंजाइटी थी, तो पेरेंट्स के लिए भी एंजाइटी का कारण थी। तो कैसे ना कैसे अब एक टाइम आ गया है कि क्यों ना हम टीचिंग के मेथड को और इवैल्यूएट करने के मेथड को फिर से एक तरीके से नए तरीके से शुरू किया जाए। इसके लिए हम जो अभी 3 घंटे की एग्जाम के बेसिस पे एक बच्चे का फ्यूचर डिसाइड कर देते हैं, एक बच्चे का कैरेक्टर, एक बच्चे की परफॉर्मेंस डिसाइड कर देते हैं, उस पर हमें थोड़ा और एक बार री इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है। हमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स को थोड़ा सा ध्यान में रख करके इवैल्यूएशन के मेथड को, टीचिंग मेथड को चेंज करने की ज़रूरत है। अगर इमीडिएट फ्यूचर की बात करें तो ऐसे में स्टूडेंट्स को एक बार तो रिलीफ मिल गई है इंडिया में कि कैसे भी करके चलो ठीक है कि अब एक बार तो हो जाए कि उनकी जो 11th 12th या फिर प्री बोर्ड्स की परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे उनको स्कोर दे दिया जाएगा। पर अगर हमें वाकई में आने वाले जनरेशन हैं उनको भी रिस्पाइट देनी है, रिलीफ देनी है, तो हमें एल्गोरिदमिकली काम करने की ज़रूरत है। दैट मीन्स एक फार्मूला हो जिसमें ट्रांसपेरेंट मैनर में फेयरली और सही सोच समझ करके उन बच्चों का इवैल्यूएशन थ्रू आउट ईयर हो। ऐसा नहीं कि लास्ट के 3 घंटे का जो एग्जाम होता है उसके बेसिस पे आप चेक कर दो और उनमें जो मार्क्स मिले वो उनके बेसिस पे उनका रिजल्ट फाइनलाइज कर दिया जाए। तो पॉइंट यहां पर यह है कि एक एल्गोरिदमिकली मतलब एक फॉर्मूला बेस्ड आपको काम करने की जरूरत है, वो भी ट्रांसपेरेंट मैनर में, जिससे क्या होगा कि बच्चा जैसा परफॉर्म कर रहा है उसके हिसाब से उनको स्कोर मिलने शुरू हो जाए, और वो भी एक टाइम पीरियड के बेसिस पे। बट हम जानते हैं अभी क्या है कि अभी कहीं ना कहीं इस चीज़ को इग्नोर किया जाता है। जैसे कि मान लो कि स्कूल लेवल पे ही इवैल्यूएशन किया जा रहा है किसी बच्चे का, तो डर क्या रहता है कि वहाँ पर स्कूल अपने खुद के स्कोर को बढ़ाने के लिए बच्चों के 90% के अबव स्कोर दे देंगी। जो डफर से डफर स्टूडेंट है या पढ़ना नहीं चाहता है या पढ़ता नहीं है, उसको भी आप अच्छे मार्क्स दे करके पास कर दोगे, हाँ जी प्रमोट कर दो, फिर बोर्ड पे हम इमेजेस लगा देंगे और एडमिशन हमारे यहाँ पर आ जाएंगे। तो पॉइंट यहाँ पर ये आ गया, ट्रांसपेरेंट मैनर में काम होना चाहिए। देखो साइंटिफिक परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन, अलग अलग वेराइटी ऑफ कैलकुलेशन की अगर बात करें तो वहाँ पर क्लास 10th और क्लास 12th ये 2 इंपॉर्टेंट ऐसे हैं, ऐसे लेवल होते हैं एक एजुकेशन में हम जब भी देखते हैं कि जो हमारे पूरे करियर के ऊपर जिसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो अभी तक जो हिस्ट्री है स्टूडेंट की उसको थोड़ा सा करेक्ट करने, मतलब उस पर आपको रिलाय करने की ज़रूरत है। कहने का मतलब वही हो गया कि आप पास्ट को भी कंसिडर करो, बच्चा कैसा परफॉर्म करता आ रहा है, साथ में लर्निंग का या इवैल्यूएशन का जो मेथड है उसको इंटरेक्टिव बनाओ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो हो गया, देखो ऊपर वाला तो हो गया शॉर्ट टर्म कि हम एक ऑथेंटिकेटेड मैनर के अंदर काम करें जिसमें एक एल्गोरिथमिक फॉर्मूला हो, जिसमें कि एक कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन हो। लॉन्ग टर्म गोल्स की अगर बात करें तो हमें टीचर्स की ट्रेनिंग को अच्छे से प्रमोट करने की ज़रूरत है। इंटरनल असेसमेंट जो है स्कूल्स में उसको और बढ़िया बनाने की ज़रूरत है। ऑनलाइन और ऑफलाइन के बीच में जो गैप है उसको ब्रिज करने की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है और स्टूडेंट्स की एक्सेसिबिलिटी इंश्योर हो, इसके लिए इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। क्योंकि आज अगर हम देखें कोविड-19 के चलते हैं पिछले 1 से 1.5 साल में जिन बच्चों का एजुकेशन से बिल्कुल ही एक तरीके से, अब वही बात है कि जो बच्चे पढ़ करके एग्जाम पास करते हैं उनको आज परिस्थितियां ऐसी बना चुकी हैं कि वो पढ़ने से खुद दूर हो गए हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या है कि जो डिजिटल डिवाइड है या कोई भी गैप है उस गैप को करेक्ट करने की ज़रूरत है। तो उससे क्या होगा, इमीडिएट इफेक्ट तो हमें मिलेगा ही, पर साथ साथ में हमें लॉन्ग टर्म में भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये गैप्स को हमें करेक्ट करने की ज़रूरत है। असेसमेंट की अगर बात करें तो एक सिस्टमेटिक रिव्यू होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, बच्चे को चेक किया जाता है कि कितना उसको आता है, कितना उसने कंसिस्टेंटली काम करना है या फिर उसने कितना परफॉर्म किया है जो रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स हैं उनके कंपैरिजन में। तो ऐसे में हमें हमारे एक्सपीरियंसेस बेसिस पे एक कंसिस्टेंट फीडबैक लेकर के फिर काम करने की ज़रूरत है। कहने का मतलब वही चीज़ है कि लर्नर्स को हमें अपॉर्चुनिटी पूरी देनी है कि आप जब भी परफॉर्म करने के लिए तैयार हो उस टाइम पे परफॉर्म कर दो और उसी के बेसिस पे काम कर दो, बजाय कि लास्ट में
3 घंटे की एग्जाम के बेसिस पे। तो एक तो पूरे साल के अंदर अंडर प्रोसेस रहेगा, तो इससे क्या होता है, देखो एक बिहेवियरल चेंज देखने को मिलेगा बच्चे के अंदर कि हाँ मुझे पूरे साल एक तरीके से बिहेव करना है, लगातार पढ़ाई करनी है, तब जाकर के मेरे अच्छे मार्क्स मिलेंगे या अच्छा स्कोर कर पाऊंगा। तो इसमें क्या होगा, वो पूरे साल तक अगर एक काम को करता है, आप खुद देखो कि जब से आपने प्रिपरेशन शुरू किया तब से लेकर अब तक आप में कितना पर्सनैलिटी चेंज आपने फील किया होगा कि मैं पहले कैसा था या कैसे थी और आज मेरे हाल क्या हैं। तो उसके पीछे वजह क्या है, आपने कंटिन्यूअस एक रिग्रेस स्टडी आपने की है। तो वही चीज अगर आप बच्चों पे अप्लाई करो कि थ्रू आउट ईयर उन बच्चों को लगातार देखा जाए और उनको चेक किया जाए टाइम टाइम के ऊपर, तो ऐसे में उसी के बेसिस पे उनका रिजल्ट इवेल्युएट हो, तो बच्चों की जो बिहेवियरल चेंजेस आप लाना चाह रहे हो वो आ जाएंगे। कहा जाता है साइंटिफिकली, मतलब 21 डेज के लिए अगर आप किसी एक काम को कर लेते हो तो वो आपकी आदत बन जाती है। तो जब 1 साल के लिए करोगे तो वो बच्चे ऑटोमेटिकली उस आदत में ढलेंगे कि नहीं। तो ये एक लॉन्ग टर्म में हमें आउटकम मिलेगा। दूसरा, हमें एक क्रॉस असेसमेंट मेथड की जरूरत है जो कि फुल्ली ऑब्जेक्टिव हो, रिलायबल हो। कहने का मतलब वहां पर सब्जेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए कि कहीं पर आप इस तरीके से करना शुरू कर दो कि हाँ ये बच्चा इस तरीके से बैकग्राउंड से आ रहा है, वो आ रहा है। मतलब आप वहां पर कुछ स्टैंडर्ड फिक्स करो और उन स्टैंडर्ड से बच्चे की परफॉर्मेंस को मैच करते जाओ और आगे से आगे इवेल्युएट करो। ठीक है, इसमें टीचर्स की भी एम्पावरमेंट, टीचर्स को भी और ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। इसके लिए उनके लिए भी टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम कंटिन्यूअस होने चाहिए, जैसे कि सीबीएसई कंटिन्यू कराती रहती है, तो वो चीज़ हो जाएगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो हैं उनको केवल और केवल आप ऐसे इवेल्युएट ना करें कि हाँ जी इस सब्जेक्ट में इवेल्युएशन जो हो रहा है साइंस में वो का वो मेथड आपने लैंग्वेज वाले में भी यूज़ कर दिया। अलग अलग सब्जेक्ट के लिए इवेल्युएशन के अलग अलग मेथड्स हमें अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। फिर बात आ जाती है काम करने की, तो आप एप्लीकेशन बेस्ड काम करो। इसका मतलब कि बच्चा क्या करना चाह रहा है, इसका यहाँ पर अभी तक तो क्या है, हम रट्टाफिकेशन पे काम करते हैं कि हाँ कितना मेमोरी पे आप जोर दे रहे हो, रट रहे हो। तो रटने का पूरा स्कोप ना रख करके एक पॉइंट आप मेमोरी का रख दो। इसके अलावा टेस्टिंग सिस्टम को इंटरेस्टिंग बनाओ, आप गेम्स के बेसिस पे टेस्ट कराओ, पीरियोडिक मिड टर्म्स कराओ, इससे क्या, और प्रोजेक्ट बेस्ड टेस्टिंग कराओ, क्रिएटिविटी लेकर के आओ बच्चों की बाहर, टास्क दो उनको, केस स्टडी दो। इसीलिए एथिक्स में केस स्टडी पढ़ते हो आप कि आपका वहां पर इवैल्यूएशन होता है एक्चुअल में कि आपकी पर्सनैलिटी एक्चुअल में है क्या। तो आपको एक बिहेवियरल चेंज लाने की जरूरत है, आपको अपना एक एटीट्यूड तैयार करने की जरूरत है, तब जाकर के फिर आप यूपीएससी क्रैक करते हो, राइट। तो उसी चीज को आप यहां पर अप्लाई, इसी मतलब वो ही चीजें यहां पर अप्लाई करने की बात की जा रही है। ठीक है, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हमें करने की जरूरत है वो आप लिख लो ऐसे कि हाई स्कूल एजुकेशन में करने की क्या जरूरत है। नंबर 1, हमें मोबिलिटी ऑफ थॉट, मतलब हमारी सोच के अंदर परिवर्तन लाने की जो शुरुआत है वो अब हमें अडॉप्ट करने की जरूरत है। मतलब क्रिएटिंग मोबिलिटी इन थॉट। नंबर 2, स्टेबलाइजिंग द ऑनलाइन ऑफलाइन पाथवे, इन दोनों के बीच में ब्रिजिंग करनी है। साथ में जो मेथड्स हैं उनको चेंज करने की जरूरत है, चाहे वो असेसमेंट से संबंधित हो या फिर टीचिंग लर्निंग मेथडोलॉजी से संबंधित हो। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया और तीसरा पॉइंट ये हो गया। तो इसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग करने की जरूरत है, हमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है और साथ में अवेयरनेस की भी जरूरत है। इसके लिए हमें बहुत सारे अब बच्चों को इक्विपमेंट प्रॉपर अवेलेबल हो, मतलब अगर आप कुछ लर्निंग कराना चाहते हो तो वहां पर उन बच्चों की कॉम्पिटेंसी हो और उनके साथ में उनके पास में अगर रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे तब जाकर के काम वो अच्छे से कर पाएंगे। कॉम्पिटेंसी का मतलब हो गया कि बच्चों की काबिलियत को भी आपको धीरे धीरे ग्रेजुअली इंप्रूव करने की जरूरत है। साथ में जो पेडागोजिकल एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको आपको धीरे धीरे एक खेल खेल के अंदर इंप्रूव करना है। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, सोशल इंटरेक्शन होना चाहिए, इमोशनल लर्निंग होनी चाहिए, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होनी चाहिए, जिसके लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है वो बिल्कुल यही बात कहती है कि इन चीजों पर भी हमें फोकस करने की जरूरत है। केवल और केवल किताबी कीड़ा भी नहीं बनाना है बच्चे को हमें। इसके अलावा असेसमेंट पॉलिसी की बात करें तो देखो हमें कहीं ना कहीं समेटिव से फॉर्मेटिव की तरफ जाने की जरूरत है। कहने का मतलब कि एक समरी नहीं आनी चाहिए, बजाय कि एक पूरा फॉर्म समझ में आना चाहिए कि वाकई में बच्चे ने कितना कुछ लर्न किया है। अगर हम बात करें तो ये हो गया कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग सिस्टम। फॉर्मेटिव मैनर में हमें काम करने की जरूरत है, एक सिस्टम हो, एक प्रॉपर मैनर में काम करने की जरूरत है और ये एक मौका दे रहा है। वही बात है कि एवरी क्राइसिस बिकम्स एन अपॉर्चुनिटी इफ यू आर अवेकन। अगर आप जगे हुए हो तो ये काम कर सकते हो आसानी से। तो और दूसरा,
टीचर स्टूडेंट फीडबैक के ऊपर भी आप पूरा रिलाय करो। ऐसा नहीं कि टीचर जो है वो अपनी मनमानी करे और बच्चों की बात को कोई इग्नोर कर रहा है, तो वहां पर एक बैलेंस बनने की जरूरत है, ठीक है। साथ में जो सिग्निफिकेंट रोल है अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो टीचर्स को भी आप एम्पावर करो, तो स्टूडेंट्स को भी एम्पावर करो, तब जाकर के एक टीचर अच्छे से अपनी पूरे एफर्ट्स लगा पाएगा। इसके अलावा एक हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड बनना चाहिए, जहां पर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट के बारे में पूरी डिटेल मिल जाए, ठीक है, जिसमें खुद का असेसमेंट खुद से भी किया जाए, आसपास के जो स्टूडेंट्स हैं पीयर्स असेसमेंट भी हो, टीचर्स भी दें अपना फीडबैक, पेरेंट्स का भी वहाँ पर रोल होना चाहिए। तो कहने का मतलब एक कह सकते हैं ना कि एक वाकई में कॉम्बिनेशन में काम करने की ज़रूरत है, सब लोगों को मिलकर के ऐसा हमें प्लान करने की ज़रूरत है, जिससे क्या होगा कि आप सस्टेनेबिलिटी भी इंश्योर कर सको, कि लगातार कंटिन्यूटी भी बनी रहे हमारे सिस्टम में। इसके अलावा एजुकेशन को जब तक हम कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ के साथ में कनेक्ट नहीं करेंगे तो बच्चे सीखेंगे क्या। आज अगर बच्चों से कनेक्टिविटी नहीं होगी और लेटेस्ट जो प्रोविजंस हैं सोसाइटी में, जो भी चल रही हैं चीज़ें या लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी, उनसे कनेक्ट करके हम एजुकेशन नहीं देंगे तो बच्चे ये सोचेंगे कि ये पता नहीं कौन से, और वही बात है, इंटरेस्ट तभी आता है, ठीक है, तो वो अपने आप को डिस्कनेक्ट करता होता हुआ महसूस करेंगे। इसके अलावा हमें ऑल्टरनेटिव लर्निंग सिस्टम्स पे भी काम करने की ज़रूरत है, जो कि जॉयफुल हो, ठीक है, इंक्लूसिव हो, प्रोग्रेसिव हो, हॉलिस्टिक अप्रोच में आप काम कर सको। इसके अलावा नंबर ऑफ स्कूल्स और स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो देखो, ये सीबीएसई नहीं, हम यहाँ पर पर्टिकुलर एक सीबीएसई की बात ही नहीं करेंगे, ये तो सीबीएसई का केस उठा रही हैं, पर हमारे सामने ये है कि देखो स्कूल्स भी बढ़ रही हैं, सरकार भी खोल रही है, तो प्राइवेट स्कूल्स के नंबर भी इंक्रीज हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो ऐसे में वहाँ पर हमें अब फिजिकल इवैल्यूएशन करना बोला थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा, तो ऐसे में पेपर वर्क करना, मैन पावर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और रही सही में कॉन्फिडेंशियलिटी की, मान लो अगर किसी ने कॉपी में बहुत कुछ लिखा है और कॉपी चेक करते टाइम पे एक टीचर जाता है वहाँ पे कॉपी चेक करने और वहाँ पर पता पड़ता है कि वो टीचर कुछ घफले कर देता है, तो बोलो वहाँ पर आप प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं कर पाते हो इवैल्यूएशन सेंटर्स पे। तो ऐसे में हमें ऑनलाइन ऑप्शंस के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, जिसमें स्कूल बेस्ड असेसमेंट भी हो और एक कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार असेसमेंट हो गया लास्ट फाइनल बोर्ड्स एग्जाम में और फिर उसके बाद में आप उनको रेकमेंड कर देते हो कि हाँ जी इस इंडिविजुअल के इतनी ग्रेड है, इतने परसेंट है, तो उसकी बजाय एक कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन करने की ज़रूरत है, और ये टाइम कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी दे भी रहा है। फिर आगे देखो, सहोदया स्कूल क्लस्टर्स के एग्जाम्पल देना है, बोलो सीबीएसई के अंडर में ये इसी तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर ग्रुप इवैल्यूएशन होता है, टीचर्स को भी लिंक किया जा रहा है, ठीक है, रीजनल ग्रुप्स के बीच में कनेक्टिविटी आती है, तो ऐसे में असेसमेंट में प्रॉब्लम नहीं आती। तो इसके लिए देखो सिंपल सा है, एक स्कूल यहाँ पर है, दूसरा स्कूल यहाँ पर है, इन स्कूल बहुत सारे स्कूल्स का नेटवर्क है, उन स्कूल्स के बीच में आप टाइम टू टाइम एक तरीके से कंपटीशन करवा सकते हो, या फिर बच्चों को इवैल्यूएट करने के लिए जो मेथड है उसके लिए आप इस स्कूल के टीचर्स को रैंडमली यहाँ भेज सकते हो, यहाँ से यहाँ पर। इसके बीच में प्री डिटर्मिनेशन नहीं होना चाहिए। प्री डिटर्मिनेशन अगर होता है, मान लो कि ये स्कूल ए है, ये स्कूल बी है, एक ही फैकल्टी बी वाले बच्चों को इवैल्यूएट करने के लिए जाएगी, तो इनके बीच में तो साठ गांठ बैठ जाएगी। तो ऐसे में रैंडमली सेट करो, और दूर दूर बीच में फिजिकल अपीयरेंस नहीं होनी चाहिए, तो ऐसे में टीचर्स की मोबिलिटी आसान रहेगी, तो ये चीज़ भी की जा सकती है, ठीक है। तो वही चीज़ है, चेंजेस को एक्सेलरेट करने की ज़रूरत है, सिस्टम को रिडिज़ाइन करने की ज़रूरत है, माइंड को हमें तैयार करने की ज़रूरत है, इक्विटी प्रमोट करनी, इक्विटी की वही बात कि लड़कियों के एडमिशन भी अच्छे से होने चाहिए, या फिर जो बचे हुए जो LGBTQIA+ कम्युनिटी है उनका भी रोल होना चाहिए। आप तो वो हॉलिस्टिकली समझना है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। कोलैबोरेशन एनकरेज करो ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि कोई एनजीओ है अगर वो प्रमोट करना चाह रहा है एजुकेशन को, वो हेल्प करना चाह रहा है, तो उनको भी रोल पूरा मिले। तो ऐसे में देखो आइडिया पॉलिनेट होगा, पॉलिनेट का मतलब और ज़्यादा फ्लॉरिश होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक ऐसी कल्चर बनेगी, ऐसी संस्कृति तैयार हो जाएगी जहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज़्यादा काम होगा। तो रिजल्ट क्या मिलेगा अल्टीमेटली रिजल्ट मिलेगा एक अच्छी प्रोग्रेसिव सोसाइटी। इसका मतलब ये हो गया कि टीचर और स्टूडेंट जो है ना, वो कहीं ना कहीं सही में चेंज के हार्बिंजर है, अग्रदूत हैं किसी भी बदलाव के। ये चीज़ यहाँ पे राइटर के द्वारा बताई जा रही है। तो डिस्कशन में इतना ही है। आर्टिकल्स का एसोसिएशन किस जीएस पेपर के साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। थैंक यू।